जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एससीएम, एडब्ल्यूटीपीओ और ड्राइवर की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो इस क्लास को हम कराने वाले हैं। इस क्लास का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो कि अजीत सर के द्वारा ये कराई जा रही हैं दिल की पुलिस सीरीज़ के अंतर्गत, ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से फ्री पीडीएफ आप पा सकते हैं। इस क्लास के अंतर्गत हम आपको सफ़र फर्स्ट रिवीजन विद नोट्स, हैंड रिटन नोट्स के साथ में हम आपको कराने वाले हैं। और इस क्लास के साथ साथ अब आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके जीएस है, उसको मजबूती देने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपका टाइम भी इस क्लास से सेव होने वाला है। तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट वाला सुनील से। और यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी, एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट नोट्स कि अगर आप सभी साथी इस सीरीज़ को फुल सपोर्ट करते हैं तो ये दिल की पुलिस जो सीरीज़ है, इसके अंतर्गत जितनी भी वीडियोस, जितनी भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराए जाएंगे, तो उनकी फ्री पीडीएफ के साथ आपको, फ्री पीडीएफ के साथ रिवीजन क्लास भी आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है, तो यहाँ से जो आपका पहला प्रश्न बनता है, तो प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ से मिले हैं? तो वो है हल्लूर से। हल्लूर हावेरी जिला और कर्नाटका में देखने को मिलता है। यह नवपाषाण काल का देखने को मिलता है। इसके बाद अन्य साक्ष्य, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। भेड़ बकरियों की अस्थियाँ भी यहाँ से देखने को मिली हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 2 और इस प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत आप में निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल के जो आपका पोतगाह जैसी संरचना पाई गई है? तो लोथल में, ये गुजरात में देखने को मिलता है। एसआर राव के द्वारा 1954 में इसकी खोज की गई थी। इसके बाद इसके अन्य साक्ष्य, अग्निवेदिका यहाँ से मिली हैं, मानव निर्मित बंदरगाह यहाँ मिले हैं और धान की भूसी के साक्ष्य भी यहीं से देखने को मिलते हैं। गोदीवाड़ा, ये पोतगाह देखने को मिलता है यहाँ से। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 3 और ये जो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोला ढोरो स्थल स्थित हैं? तो यहाँ से आपका गुजरात में है, ये कच्छ जिले में है, बागसरा में। खुदाई इसकी 1996 में की गई और महाराजा सयाजी राव विद्यालय द्वारा, और यहाँ से तांबे की वस्तुओं का भंडार मिला है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर आपका 4 और जो प्रश्न नंबर 4 है, वैदिक काल के तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ये जो है आपका वैदिक काल कब से कब तक है? तो ये आपका 1500 से 600 BC तक है। पहला प्रश्न, पहला पॉइंट हुआ यहाँ से। और जन्मदाता आर्य कहा गया, आगमन मध्य एशिया से हुआ था आर्यों का। यह शब्द आपका जो है 1853 में मैक्स मूलर ने दिया था। इसके बाद भाग 2 में इसको बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यहाँ से इनका टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है। बढ़ई क्या है? तो इसको कारपेंटर बढ़ई इसको कहा गया। इसका अर्थ यहाँ पर देखने को मिलता है, बढ़ई देखने को मिलता है तक्षण का। इसके बाद पतंजलि के संकलन के लिए विख्यात क्या है? तो योग सूत्र विख्यात हैं और संकलन 5000 BC में, और संकलन करता पतंजलि देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद अपना आपका जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि सप्त सिंधु का भाग नहीं है? जो कि वह क्षेत्र है प्रारंभिक वैदिक आर्य रहते थे। जो कि ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर प्रारंभिक वैदिक आर्य रहते थे? ये सप्त सिंधु है। आर्यों का निवास स्थान पंजाब को माना गया है, कहा गया यानी बताया गया है। और भागीरथी, ये गंगा की प्रमुख धारा है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा गंगा में जाकर मिलती हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर देखने को मिलती है। भारतीय संविधान की विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। उसके बाद भारतीय संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 14 से 30 अगस्त 1947 तक। प्रथम 9 से 23 दिसंबर 1946, सेकंड 19 जनवरी से 25 जनवरी 1947 और 10वां आपका 6 अक्टूबर 17 अक्टूबर तक 1949 तक किया गया। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? तो भारतीय संविधान का है, वो यानी कि भारतीय संविधान है। किस देश का है? तो भारत का है। 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ और कुल अनुच्छेद इसमें 385 अनुच्छेद इसमें, यानी कि जो आपका कुल अनुच्छेद 385 थे और इसमें जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थी। ठीक है। उसके बाद भाग इसमें 22 थे। वर्तमान में 427 इसमें आर्टिकल्स हैं, 12 भाग हैं, और यानी कि सॉरी आपका 25 भाग हैं और 12 आपकी अनुसूचियाँ हैं इसमें। भारत का अर्ध संघ के रूप में किसे वर्णित किया गया है? तो KC वियर। भारत का अर्ध संघ के रूप में किसने वर्णित किया है? यानी कि भारत को अर्ध संघ किसने कहा है? इसमें ये इस पॉइंट का जो तात्पर्य है, एक बार फिर से,
यानी कि ये जो पॉइंट है कि भारत का जो अर्ध संघ, ये आपका किसी वीर ने इसको वर्णित किया है। भारतीय संविधान, इसमें अगला पॉइंट है भारतीय संविधान को सहकारी संविधान कहा गया, तो जी ऑस्टिन ने कहा है। और सौदेबाजी का संघवाद मॉरिस जॉनसन ने, और केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संघवाद आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संविधान को उधार का थैला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और उसके बाद भारत में संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कनाडा से संज्ञात्मक व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, और जर्मनी से आपका आपातकाल लिए गए हैं। वही बात करें जो महाभियोग है, आर्टिकल 61 एक आता है आपका, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 61 ये महाभियोग की प्रक्रिया है, और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से ली है, तो ये हमने USA से ली है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है, तो 9वीं अनुसूची में। पहला जो संविधान संशोधन अधिनियम जो आया 1951 में आया, और इसमें भूमि सुधार से जुड़े मामले डाले गए। विषय इसमें 284, इन्हें लेकर हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं आज भी। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, इसमें जो प्रश्न बनता है अभिकेंद्र से किस डिग्री पर भूकंप सूचक यंत्र सिस्मोग्राफ, जिसे हम पीछे नोट करते हैं, तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करता है, लेकिन एस तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड नहीं करता, तो वह 145 डिग्री से ऊपर जाने पर। भूकंप आने से पहले रेडॉन गैस बढ़ती है, CO2 बढ़ती है, मीथेन CH4 बढ़ती है, यानी कि ये इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये तीनों गैसें क्या होती हैं, भूकंप आएगा तो क्या होगा, रेडॉन गैस बढ़ जाएगी, CO2 बढ़ जाएगी, और मीथेन बढ़ जाएगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका, तो पृथ्वी की जो भंगुर परपटी है, जो परपटी और ऊपरी मंडल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो इसको स्थल मंडल कहा जाता है। समताप मंडल क्या होता है, तो ये ओजोन लेयर होती है, इसमें UV जो किरणें, यानी जो परावैंगनिक किरणों से ये बचाती है, ओजोन लेयर हानि होती है इसमें। जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हानि देती है, यहीं पर क्या उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं। जो आपका समताप मंडल है ना, जो समताप मंडल है, यहीं पर क्या होता है, यहीं पर आपके वायुयान उड़ते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, यानी प्रश्न नंबर आपका जो 15 है, वो है बेलास्टिक मैग्मा का स्रोत कौन सा क्षेत्र है, तो ऊपरी मंडल है। ऊपरी एवं निचला मंडल के बीच के जो क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके बाद इसमें कोर क्या होती है, तो कोर होती है पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग को कोर कहा जाता है। जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारणों से बड़े पैमाने पर चट्टानें माइकन फेस से विस्फोटक रूप से उड़ती हैं, जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तब किस प्रकार का भूकंप आता है, तो इसको बोलते हैं निपात भूकंप। विस्फोट भूकंप मानवीय एवं प्राकृतिक गतिविधियों से, विवर्तनिक भूकंप पृथ्वी को टेक्टोनिक प्लेटों की गति एवं टकराव के कारण, और ज्वालामुखी जो भूकंप है वो पृथ्वी अंदर लावा में विस्फोट करता है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 17, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है, तो वह सापेक्ष अभाव में वृद्धि। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रणालियाँ आमतौर पर आर्थिक नीतियाँ बनाने की योजना बनाने को प्राथमिकता देती हैं, तो वह समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों। उसके बाद है प्रश्न नंबर 19 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि 1950 और 1990 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही है। तो इसमें जो सही पॉइंट आते हैं उनको एक बार देख लो। ये है आपके कि कृषि इसमें पहला पॉइंट है, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के नाते कृषि क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उल्लेखनीय नहीं है, पहला प्रश्न। इसमें जो दूसरा पॉइंट बनता है, कृषि द्वारा योगदान के लिए एक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई। कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में और इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में कमी हुई। और इसमें जो है कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद में के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी हुई जनसंख्या में कमी नहीं हुई। ये यहाँ पर आपका सही पॉइंट यहाँ पर बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका इसमें जो प्रश्न नंबर 19 में तो है आपका डी, यहाँ पर एकदम से करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 20, और प्रश्न नंबर 20 में आपका रहने वाला है, किस भौतिक विज्ञानी को विकिरण परिघटना में व्यापक शोध तथा पेट्रोलियम और रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। इसमें आपका मैरी क्यूरी को। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों से द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो चीनी कारखाना, यानी कि शुगर जो फैक्ट्रीज होती हैं वो सभी के सभी द्वितीयक में आती हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, कृषि उपकरण निर्माण। उसके बाद है प्रश्न नंबर 23
कि जो आपका राहुल ने सुबह सुबह जंगल में टहलने का फैसला किया। जब वह घने जंगल में था तो वह पेड़ों के बीच छोटी छोटी दरारों से सूरज की खूबसूरत किरणों को देख सकता था और उन किरणों द्वारा लिया गया रास्ता भी साफ साफ देख सकता था। वह किस कारण से संभव हुआ है? तो ये जो संभव हुआ ये हुआ टिंडल प्रभाव की वजह से। अगला प्रश्न इसमें आता है प्रश्न नंबर जो आपका 24 है। इसी में जो प्रश्न नंबर 24 है, तो हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा स्वीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का नाम क्या है? तो महिला सम्मान। राशि इसमें 225 करोड़ और इसका उद्देश्य महिलाओं को क्या करना है? तो महिलाओं को सम्मान करना इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? तो सोहराय पेंटिंग, जो कि हजारीबाग झारखंड GI टैग इसको दिया गया है। उसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है यहाँ से, जो आपका निंगोल चकोबा त्यौहार, तो ये कहाँ पर है? मणिपुर में, और ये मैतेई समुदाय द्वारा बनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी जनधन योजना PMSMY का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर है? तो वह असंगठित क्षेत्र में किस श्रमिकों पर 18 से 40 आयु के बीच होने चाहिए। संचालित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा हो रहा है, इसका संचालन किया जा रहा है। इसके बाद जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया। प्रश्न नंबर 29 है, और इस प्रश्न नंबर 29 में PM यशस्वी योजना के मुख्य लक्ष्य कौन से हैं? तो वह OBC, EBC और DNT छात्र इसमें लक्ष्य रखे गए हैं। रणजी ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीती? तो विदर्भ ने इसको जीता है। और आज की क्लास के जो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो सभी के सभी 30 के 30 प्रश्न यहाँ पर करा दिए गए हैं। अगर इस क्लास की PDF आप लोगों को चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट वाला सुनील से जुड़ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो एक बार वीडियो को लाइक करके चेक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।